हाथ में मोगरे का गजरा लिए हुए मैं 35 साल पीछे चला गया। मेरी उम्र अभी 22 साल ही थी। बैंक में नौकरी करते हुए कुछ ही महीने हुए थे। जवानी के आकाश में पैर फैलाने आरंभ नहीं किए थे कि माता पिता को यह डर सताने लगा कि मैं कहीं बहक न जाऊं। इसलिए उन्होंने मेरी शादी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। जल्द ही उन्हें एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया। उम्र में मुझसे 2 साल छोटी जया से मेरा विवाह हो गया। ऐसा नहीं था कि विवाह मेरी मर्जी के बिना मुझ पर थोप दिया गया था। ना ही मेरा किसी से प्रेम संबंध था और ना ही विवाह से मुझे कोई परहेज था। हाँ, यह अवश्य चाहता था कि घर वाले कुछ दिन और ठहर जाते, लेकिन जो हुआ उसे मैंने स्वीकार भी कर लिया। विवाह की पहली रात हम दोनों ही नर्वस थे। मैं पहली बार इस प्रकार किसी स्त्री के साथ था। बातचीत की पहल करने के लिए मैंने एक उपहार खरीदा था, मोगरे के फूलों का गजरा। धीरे से मैंने वह गजरा जया को दे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जया भी मुझे कुछ देगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। जया ने भी कागज में लिपटा एक तोहफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने देखा तो वह जयशंकर प्रसाद की कामायनी थी। मुझे साहित्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अब तक मैंने 1-2 अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास ही पढ़े थे। कुछ दिनों के बाद जब हमारे बीच का अजनबीपन खत्म हो गया और हम बेझिझक एक दूसरे से बात करने लगे, तब एक दिन मैंने जया से पूछा, तुम्हें उपहार में कामायनी देने का विचार कैसे आया? जया कुछ सकुचाते हुए बोली, दरअसल यह आइडिया मेरी सहेली का था। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। उसने भी पलटवार करते हुए कहा, आपको भी गजरा लाने की नेक सलाह किसने दी थी? मैं जैसे चोरी करते धर लिया गया। वो मैंने सुना था कि लड़कियों को फूल अच्छे लगते हैं। वह कुछ क्षण मुझे देखती रही। मैंने फिल्मों में देखा था, मुजरा सुनने वाले अपने हाथ में ऐसे गजरे बांधते हैं। अपनी बात कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं कुछ खिसिया गया, पर इस प्रकार हंसते हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसकी हंसी में खो गया। वह उन्मुक्त हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। आज हमारी उस पहली रात की सालगिरह थी। उसी की याद में मैं गजरा लेकर आया था। मैंने जया के बाल संवारे और गजरा लगा दिया। मैंने उसे आईना दिखाया। एक उचटी सी नज़र डालकर वह मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में अपने लिए उदासीनता देखकर मेरा कलेजा कट गया। नाश्ते के बाद मैं जया को उसकी दवाइयाँ खिला रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। अमेरिका से बेटी की वीडियो कॉल थी। मैंने रिसीव की। दिन भर की मेहनत के बाद मनीषा थकी हुई लग रही थी। कैसे हैं पापा? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चेहरा मुरझाया सा लग रहा है। ठीक हूँ पापा, आज काम ज़्यादा था इसलिए थक गई हूँ। मम्मी कैसी हैं? मैंने फ़ोन जया के सामने रख दिया। वह कुछ क्षणों तक फ़ोन में दिख रहे चेहरे को पहचानने का प्रयास करती रही। मम्मी, मैं मनीषा। आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम। मनीषा ने उसकी मदद करनी चाहिए। जया ने कुछ देर तक फ़ोन को ताकने के बाद अपनी नज़रें हटा ली। मैंने फ़ोन अपने सामने कर लिया। मनीषा की आंखों में भर आए आंसुओं को मैं साफ देख सकता था। घबराओ नहीं, मम्मी ठीक हैं। मुझे मम्मी से अधिक आपकी चिंता है पापा। अब इस उम्र में आपके लिए मम्मी की देखभाल कर पाना आसान नहीं है। आप पहले से बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बच्चे और संजय कैसे हैं? पापा, बात को टालिए नहीं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मम्मी को लेकर यहाँ आ जाइए, हम सब मिलकर उनकी देखभाल कर लेंगे। अब इस उम्र में खुद को नए परिवेश में ढालना भी कहाँ आसान होगा। तुम परेशान मत हो, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। जया को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, फ़ोन रखता हूँ।
ठीक है पापा, अपना ख्याल रखिएगा। कॉल कट गई। मैं सोफे पर लेट गया। मनीषा की बात सही थी। अब अकेले सब कुछ संभालना कठिन हो रहा था। एक बच्चे की तरह जया की देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कभी मैं बहुत थक जाता था। अकेलापन मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं बची थी। हर वक्त दिमाग में जया की चिंता रहती थी। उसे कुछ देर भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। बहुत आवश्यक काम से कहीं जाना पड़े तो कामवाली की निगरानी में छोड़कर जाना पड़ता था। एक दिन जया की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। कामवाली से ख्याल रखने को कहकर मैं दवाएं खरीदने गया था। दवाएं लेकर मैं लौट रहा था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। एक दूसरे का हालचाल जानने के बाद मैं फौरन घर वापस हो लिया। जब घर पहुंचा तो देखा कि कामवाली घर के बाहर खड़ी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं जैसे ही अंदर घुसा, गैस की गंध नथनों में भर गई। मैं किचन की तरफ भागा। जया गैस के पास असमंजस की स्थिति में खड़ी थी। मैंने फौरन नॉब बंद कर दिया। जया को कमरे में बैठाकर मैंने सभी खिड़की दरवाजे खोल दिए। सारी स्थिति जानकर कामवाली घबरा गई। वो साहब गांव से ज़रूरी फ़ोन आ गया था। अंदर आवाज़ कट रही थी, इसलिए बाहर चली गई। मैं उसे क्या कहता। कुछ देर अपनी सफाई देने के बाद वह चली गई। जया निर्विकार भाव से बैठी थी, जैसे कुछ भी न हुआ। अक्सर ऐसा होता था, जया कुछ करने लगती फिर बीच में ही भूल जाती। खाना खाते हुए उठकर अचानक बाहर गार्डन में घूमने लगती थी। सोकर उठती तो उसे याद ही नहीं रहता कि अभी सोकर उठी है। दोबारा सोने चली जाती। उस पर नज़र रखनी पड़ती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसे नुकसान पहुँचे। इसी कारण से बाहरी दुनिया से मैं कट सा गया था। जया मेरे सामने बिस्तर पर बैठी थी। मैं उसके चेहरे में उस पुरानी जया को तलाश कर रहा था। कहाँ खो गई वह जया जिसके साथ मैंने एक खुशहाल जीवन की नींव रखी थी, जो कितनी जिंदा दिल थी। मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराती थी। वही तो थी मेरे जीवन का संबल। मेरी नौकरी के दिनों में एक बार कुछ गलतफहमी पैदा हो गई। बात मेरी प्रतिष्ठा पर आ गई थी। मैं टूट गया था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को बेगुनाह साबित करूं। तब जया ने ही मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, धैर्य रखिए। यह कठिन समय हिम्मत हारने का नहीं है। आप निर्दोष हैं, यह सच्चाई कोई छिपा नहीं सकता। उससे मिली ताकत से ही मैंने पूरी हिम्मत से अपना पक्ष रखा और जीत गया। आज मुझे फिर से उसी सहारे की ज़रूरत है, लेकिन इस बीमारी ने जया को मुझसे दूर कर दिया है। रिटायरमेंट के बाद हम कुछ दोस्तों ने अपना एक ग्रुप बनाया था। हर गुरुवार हम सब अपने पसंदीदा कैफ़े में इकट्ठा होकर आपस में बातचीत, हंसी मजाक करते थे। इस दौरान हमारी पत्नियां भी अपनी पसंद की जगह एकत्र होकर गपशप करती थी। इस तरह से अच्छे दिन कट रहे थे। 3 साल पहले मैंने महसूस किया कि जया चीज़ें भूलने लगी है, जैसे गैस पर सब्जी चढ़ाकर भूल जाती थी। फिर जब वह जल जाती तो उसे होश आता। ऐसा अक्सर होने लगा था। मैं परेशान था। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो उसने हमेशा की तरह सब ठीक हो जाएगा कहकर टाल दिया। लेकिन धीरे धीरे रोज़मर्रा के कामों में भी दिक्कत आने लगी। जैसे ब्रश में पेस्ट लगाकर वह यह नहीं समझ पाती कि ब्रश कैसे करें। लेकिन उस दिन नहाने के बाद जब वह कपड़े पहनकर आई तो मुझे खतरे का अलार्म सुनाई पड़ गया। उसने पेटीकोट पर मेरी कमीज़ पहन रखी थी। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया। कुछ टेस्ट हुए। जया की परेशानी का कारण क्या है पता चल गया। उसे अल्जाइमर्स की बीमारी थी। मुझे परेशान देखकर उसने पूछा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ, बस समय पर दवा लेना होगा, मैंने उसे तसल्ली दी। लेकिन समय के साथ साथ स्थिति और बिगड़ गई। वह मुझसे ही नहीं खुद से भी दूर चली गई।
3 साल से मैं अकेले ही उसकी देखभाल कर रहा हूँ। यार दोस्त भी अब कभी कभी ही फ़ोन करते हैं। बेटी इतनी दूर है, उसकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं। वह बुलाती तो है लेकिन वहाँ जाकर भी क्या फ़ायदा, उसकी गृहस्थी में भी व्यवधान होगा। यह तो एक अंतहीन जंग है, कोई कब तक साथ निभा सकता है। यह लड़ाई मेरी है, मुझे इसे रोज़ लड़ना है और जीतना है, अपनी जया के लिए। डॉक्टर के पास जाने का समय हो रहा था। मैंने जया को तैयार किया, उसकी पिछली रिपोर्ट की फाइल ली और जया को लेकर निकल गया।